Hello friends, welcome back to my channel and start the one of the most important chapter of your economics class 10th, that is the globalization and the Indian economy. The main purpose of mine to taught you that chapter is to provide you with some ideas about how a particular economic phenomenon is influencing their surroundings and day-to-day life. On moving to the next slide, we have to look at the points that we have to cover in this video, that are globalization and MNCs, production across countries, integration of markets by foreign trade, impact of liberalization and what is liberalization, functions of WTO, what is globalization, what are Cs, and role of government in fair globalization. Now let's start the chapter. First of all, what is globalization? So, globalization is the integration between countries through foreign trade and foreign investment by multinational companies और MNCs. सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक समझ लीजिए एक रिफॉर्म है, एक मूवमेंट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. किसके थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मीन्स जो स्वदेशी माल ना बेचकर, हम स्वदेशी व्यापार ना कर हम विदेशी व्यापार भी करने लग जाएं, विदेशी कंपनियों को अपने देश में जगह दें. दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? इन ग्लोबलाइजेशन वी हैव प्रोडक्शन इन मैनी प्लेसेस. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, हम जो प्रोडक्शन करते हैं बहुत जगह जगह करते हैं. ठीक है. ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपेंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम ये सोचते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में फैलाएं. ठीक है. ग्लोबल सोर्सिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमारे पास ग्लोबल सोर्स हो जाते हैं अपने फैक्टर्स, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. द फोर्थ पॉइंट इज़ द इरेजिंग द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट. एक जो दिक्कत है, मीन्स एक जो सीमा रेखा है, एक जो लाइन है, हम उसको हटा देते हैं बिल्कुल. कैसे? डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट. आप देखा होगा हर देश की, हर कंट्री की अपनी अपनी क्या है, सीमा रेखा है, अपनी अपनी बाउंड्री लाइंस हैं. तो वो बाउंड्री लाइंस क्या है, हम लोगों को अपने अलग अलग देशों से अलग करती हैं. लेकिन हम मार्केट के थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या होते हैं, हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं और उसके बीच की जो लाइन है उसको इरेज करते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, इसमें आता है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का. ठीक है. तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं? MNC इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. MNC एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना क्या करती है, कंट्रोल करती है, अपना खुद का बिजनेस चलाती है और प्रोडक्शन करती है इन मोर देन वन नेशन. मीन्स एक देश से बहुत सारे देशों में वो क्या करती हैं, अपना प्रोडक्शन करती हैं. दे डू नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट ग्लोबली. मीन्स वो अपना सामान क्या है, देश देश जाकर बेचती नहीं है, बल्कि वो देश देश जाकर अपना सामान बनाती हैं, है ना. थिंग्स दैट MNC लुक बिफोर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन यूनिट. मीन्स MNC एक सेटअप होने से पहले वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखती हैं. तो MNC सेटअप होने से पहले वो देखती हैं कि एक ऐसा नेशन जहाँ पर चीप प्रोडक्शन हो, मीन्स वहाँ का लेबर सस्ता हो, जैसे चाइना, क्योंकि पॉपुलस कंट्री है हमारी वर्ल्ड की, तो वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है, काम इतना नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, चीप है. आपने तभी देखा होगा जिस भी सामान पर मेड इन चाइना लिखा होता है वो सामान कितना सस्ता होता है. दूसरी चीज़, क्लोजनेस टू मार्केट. हम क्या देखते हैं, मार्केट से क्लोज हो. अब आप सोचिए, हमने एक अपनी फैक्ट्री लगाई कहाँ पर, बिल्कुल गांव में. ठीक है. और वो भी किसकी, गांव में किसकी फैक्ट्री लगाई हमने, एक शॉपिंग मॉल की बड़ी सी. ठीक है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. ठीक है. तो आप सोचिए कि गांव के लोग वहाँ पर आएंगे वो ख़रीदने? नहीं, वो तो अपना धंधा पानी जो नॉर्मल चलता है उनका वो ही करेंगे. तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर हमारे पास पीपल्स आएँ, हमारे पास मार्केट का क्लोजनेस हो. तो इसका बेस्ट क्या है, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप. तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो देखते हैं स्किल्ड इंजीनियर्स. ठीक है. इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, जो कि क्या है, इंडिया है. इंडिया में बहुत ज़्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स हैं और इंग्लिश स्पीकिंग है. इंग्लिश स्पीकिंग, इंडिया इज़ नॉट द टॉपेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन इन द वर्ल्ड.
ब्रिटेन है, USA है, वहाँ भी सब ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इंडिया को ही क्यों यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग और स्किल्ड इंजीनियर में चूज़ किया गया? डेट इज़ बिकॉज ऑफ कि इंग्लिश स्पीकिंग इसलिए क्योंकि जो हम भारतीय इंग्लिश बोलते हैं, जो इंडियंस इंग्लिश स्पीक करते हैं, वो वर्ड टू वर्ड क्लियर होती है, ठीक है। जबकि जो फॉरेनर्स होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, पर वो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि हर कोई उसे नहीं समझ पाता। जैसे आपने बोला होगा चिम 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 ऐसे करते रहते हैं, तो हर किसी को वो समझ में नहीं आती है, ठीक है। और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मीन्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर वो भी उनके क्या हो, उनके हाथ में हो, अच्छी हों। और क्या होता है इससे, क्या MNCs क्या करती हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर लेती हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए, प्रोडक्शन, स्किल इंजीनियर्स वगैरह को देखते हुए, अपना जो कॉस्ट है उसको वो क्या कर लेती हैं, कम कर लेती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि वेज टू सेटअप अ प्रोडक्शन यूनिट मीन्स जो MNCs हैं अब वो अपना सामान, अपना मतलब अपनी जो प्रोडक्शन, अपनी फैक्ट्रीज़ कैसे शुरू करती हैं। तो MNC सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज़ ऑफ दैट रीजन। कुछ MNCs क्या करती हैं, मतलब जैसे सपोज़ करिए वो इंडिया में आ रही हैं, ठीक है, तो इंडिया में वो बिज़नेस कर लेंगी इंडिया की कोई और कंपनी के संग पार्टनरशिप में। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, आपने हीरो होंडा कंपनी का नाम सुना होगा, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो उसमें क्या है, हीरो इज़ इंडियन कंपनी बस द होंडा इज़ फॉरेन, ठीक है। तो हीरो के संग होंडा कंपनी ने कोलैबोरेट किया, जिससे क्या हुआ, हीरो होंडा दोनों कंपनीज़ को इंडिया के लोग जानने लगे। दोनों कंपनीज़ पर क्या हुआ, इंडियन पीपल्स का क्या हुआ, ट्रस्ट क्रिएट हुआ। अब जैसे जैसे होंडा हीरो दोनों अपने आप में एक अच्छे साबित हुए, तो हीरो एक अलग सेपरेट कंट्री हो गई है आज, और होंडा एक अलग सेपरेट कंट्री हो गई है। नेक्स्ट आते हैं MNCs बाय लोकल कंपनीज़ एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। कुछ MNCs क्या करती हैं कि वहाँ की लोकल कंपनीज़ जो होती हैं, जो वहाँ की ट्रस्टेड ब्रांड्स होती हैं, उनको ख़रीद लेते हैं। इससे क्या करती हैं, वो अपने नाम से उनका प्रोडक्ट वहाँ पे उनकी कंपनी ख़रीद के खुद वहाँ पर अपना सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कारगिल फूड। कारगिल फूड क्या है, कारगिल फूड्स बॉट इंडियन पारक फूड्स। Now Cargill is largest edible oil producer in India with 5 million pouches daily. Read my words, that 5 million pouches daily. Understand? The third one is MNCs place order for production with small producers. अब MNCs क्या करती हैं, कुछ स्मॉल मीन छोटे छोटे कामगार होते हैं, उन्हीं के संग अपना कोलैबोरेशन कर लेती हैं, उन्हीं के संग अपना काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे आपने वो सुना होगा, आपने बाटा का नाम सुना है इंडिया में, आपने एडिडास का नाम सुना है इंडिया में। तो एडिडास जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है, बाटा जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है। तो एडिडास ने क्या किया, उसने बाटा की कंपनी के ओनर को एक ऑफ़र दिया कि हम लोग क्या करते हैं, आपको एक ऑफ़र देते हैं कि आप हमारा ऑर्डर लीजिए और हमारा प्रोडक्शन करिए, ठीक है। आपको हम प्रॉफिट देंगे, जितना आपको मिलता है हम उससे आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट देंगे, ठीक है। बस शर्त ये है, प्रोडक्ट आप हमारे लिए बनाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उसे बेचेंगे अपने नाम से। मीन्स जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है वो बाटा बना रही है, क्योंकि बाटा जो है इंडिया की ट्रस्टेड ब्रांड है। लेकिन जो ऑर्डर कर रही है, मतलब अब जिसके नाम से वो बाटा का प्रोडक्ट बिक रहा है, वो किसके नाम से बिक रहा है, एडिडास के प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बाय फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो मतलब हम फॉरेन ट्रेड से अपना मार्केट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट अट्रैक्ट ट्रेडिंग इंटरेस्ट। मीन्स अगर कोई कंपनी है ना, तो वो ये जगह ढूंढेगी जहाँ पर उसको लोग मिलें, अच्छे अच्छे स्किल्ड इंजीनियर्स मिलें, इंग्लिश स्पीकिंग नेशन मिले उसे, और एक ऐसी जगह मिले, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ के लोग उसके प्रोडक्ट को ख़रीद सकें, ठीक है। अब हम कोई भी दुकान लगाएंगे, वो एक ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर वो प्रोडक्ट बिकता हो। हम एक ऐसी जगह नहीं लगाएंगे जहाँ पर कोई ख़रीदे ही ना। सो इट्स ऑल आवर वेस्ट, ठीक है। तो हम जो ट्रेडर्स होते हैं, हम लोग को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। अब ये है कि अगर आपको अमेरिका का कोई ब्रांड पसंद है और आपको वहाँ की कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो ये नहीं है आपको उसे लेने जाने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, नहीं। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हर चीज़ आपकी कंट्री में भी अवेलेबल है, तो मीन्स उस कंट्री की चीज़ आपकी कंट्री में आ सकती है, ठीक है। तो दैट्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़।
द थर्ड वन इज़ क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट। अब ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है किन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कि वो अपने डोमेस्टिक मीन्स अपने देश के मार्केट तक ही अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी का पेश करें लोगों के लिए। ठीक है, जो चौथी चीज़ आती है डेट वाज कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। अब इससे क्या है, कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है प्रोड्यूसर्स का। आप सपोज़ कीजिए कि एक मार्केट है, ठीक है, जैसे कपड़ा मार्केट है, ठीक है, क्लॉथ मार्केट है, तो उसमें क्या है, लेडीज़ वियर है वो मार्केट पूरा, ठीक है। तो एक दुकान लेडीज़ वियर है और उसी की देखा देखी 5-6 दुकान और लेडीज़ वियर की लग गई, ठीक है। तो 1 साल पहले जब वो एक लेडीज़ वियर की दुकान इतना पैसा कमा रही थी, अगले साल 5-6 दुकानें उसकी एक जैसी और लगने से क्या उसका वही प्रॉफिट हो रहा होगा? नहीं, बल्कि अब उसे अपना प्रॉफिट कम करना पड़ा होगा, क्योंकि अब कंपटीशन उसे क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। इससे क्या हुआ, हम कोई भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, उसको हमारे लिए अवेलेबल हो सकती है, हम उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी हम कंट्री में बैठ के कर रहे हों। दैट नेक्स्ट वाज एक्सपेंशन ऑफ चॉइसेस फॉर बायर्स। अब क्या हुआ, अगर हम क्या है, हम ग्राहक हैं, अगर हम एक टूथपेस्ट भी ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें दुकानदार टूथपेस्ट की भी 10 ब्रांड दिखा देता है कि भैया ये पेप्सोडेंट है, ये पेप्सोडेंट आयुर्वेद है, ये कॉलगेट है, ये कॉलगेट का वो वाला ब्रांड है, ये क्लोज़अप है, ये फ्रेशनेस लाएगा, ये डाबर रेड टूथपेस्ट है, ये पतंजलि है, पतंजलि नीम है, ये पतंजलि कुछ है, ये कुछ है। तो हम एक छोटी सी चीज़ की भी आज के समय में 10-15 ब्रांड्स देख सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो ग्राहक हैं, बायर्स हैं, उनके लिए क्या हुआ, चॉइसेस बढ़ गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे जो प्राइस हैं, अब एक कंपनी ने सपोज़ कीजिए एक ऐसा प्रोडक्ट जैसे टूथपेस्ट ले लीजिए, वो टूथपेस्ट 18 रुपये का पूरा कंप्लीट बन रहा है, उसे वो लोग 30 रुपये में सारे प्रोडक्ट्स की सेल वगैरह करके लगा रहे हैं। लेकिन एक नया ब्रांड आया, उसने क्या किया, उसका भी प्रोडक्ट वो 18 में बिक रहा है, लेकिन अब उसने जो मार्केट प्राइस लगाया वो उस पर 25 रुपये लगाया। तो लोग इंडिया सस्ते टिकाऊ पर मानता है, तो वो 25 रुपये का माल लोग वो वाला टूथपेस्ट खरीदेंगे जो 25 रुपये का, भले क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर हो, लेकिन जो सस्ता है 25 रुपये का, इंडिया वाले उसे ही खरीदेंगे, 30 वाले को नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, जो 30 वाली कंपनीज़ हैं उसको भी अपना वो टूथपेस्ट अब 25 रुपये का करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, सारे जो कंपनीज़ का जो प्रॉफिट मार्किंग था वो कम हो गया, ठीक है। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई दैट द ग्लोबलाइजेशन वॉज इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कंटेनर्स एंड शिप्स आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्ट। अब कितने भी बड़े शिप्स हों या कंटेनर्स हो, अब वो सिर्फ अब सब किसके लिए अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं। ईजिली एंड चीप मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप सस्ते में और टिकाऊ तरीके से किसी भी चीज़ को इधर से उधर कर सकते हैं। पहले आपको कुरियर ही करना होता था, अगर अपना एनवेलप वगैरह, तो 1-2 हफ्ते लग जाते थे। अगर आप अच्छे से अच्छा दाम देकर कर रहे हैं, अगर आपको अमेरिका भी या फ्रांस भी कोई चीज़ पहुंचानी है तो वो क्या हो जाता है, मिनटों में हो जाता है। कैसे, बाय ईमेल, मिनटों भी नहीं, सेकंड्स लगता है अब आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम, सैटेलाइट डिवाइसेस मेक वर्क इजी एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। इंटरनेट के आने से, कंप्यूटर्स के आने से, टेलीकॉम नेटवर्क, सैटेलाइट्स, इन सब चीज़ों के आने से क्या हुआ, हम कोई भी काम अब एक नेग्लिजिबल कॉस्ट पे कर सकते हैं। जहाँ पहले आपको एक पत्र लिखने के लिए एक कागज़ लेना पड़ता था, जो क्या कहते हैं, सड़े ना कर वो 1 महीने बाद भी पहुँचता है ना, उसको क्या कहते हैं, एक एनवेलप लेके आना पड़ता था, फिर उसे वही क्या कहते हैं 15-20 रुपये में वो पोस्ट होता था, और उस टाइम पर 15-20 रुपये बहुत मायने रखते थे, ठीक है। अब क्या है, आप एक मेल कर दीजिए, एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए। मीन्स इंटरनेट के आने से, कंप्यूटर्स के आने से क्या हुआ, हम कोई भी काम एक नेग्लिजिबल कॉस्ट पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, द अपकमिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेमेंट वॉलेट्स एंड ई-बैंकिंग विच चेंजेस द सिनेरियो ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आजकल के टाइम में, जैसे मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर कहा था कि कैशलेस इंडिया, है ना, कैशलेस इंडिया का उन्होंने एक हमें कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि आप नोट का कम इस्तेमाल करिए,
और ई बैंकिंग पर ध्यान दीजिए। तभी तो आपने देखा होगा आज फ़ोनपे है ना, पेटीएम, गूगल पे, इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं, ठीक है। और जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं, बैंक नेटवर्क हैं, सब ने अपनी ऐप्स करी हैं ताकि अब मोबाइल से ही आप अपना कोई भी काम कर सकें, ठीक है। जैसे इससे क्या होगा, लोगों का आना जाना कम होगा, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, बहुत चीज़ें इफेक्ट होंगी। तो डेट ऑल्सो सिनेरियो ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज़ लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का जो बेसिकली मतलब होता है वो ये होता है रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मीन्स जो गवर्नमेंट ने रुकावटें, ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, रेस्ट्रिक्शन, रोक टोक लगा रखी हैं, उनको हटाना एज अ फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन। अब ट्रेड बैरियर्स का क्या मतलब होता है बेटू, डेट टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट विच गवर्नमेंट यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। अब आपने ये देखा होगा कि अगर बाहर से कोई सामान आप ख़रीद रहे हैं, बाहर की कंपनीज वगैरह का, तो जैसे आप ये समझिए अगर आपको कोई चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है कोई बाहर की कंपनी की, तो वो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया में नहीं है और लेकिन आपको उसका प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उस कंपनी के वहाँ से मंगा रहे हैं जहाँ पर वो कंपनी है, तो इंडिया में आने के लिए वो प्रोडक्ट, जितने का वो प्रोडक्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा वो प्रोडक्ट चार्ज करेगा। तो यही होता है ट्रेड बैरियर्स। मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान आने के लिए बैरियर्स लगाना जो होता है, दैट आर कॉल्ड द ट्रेड बैरियर्स। नेक्स्ट, अब जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे वो ये थे कि इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द मेन थिंग इज़ इंक्रीज़ इन जीडीपी। बट इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे उतने ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो बाहर के लोग थे वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे, है ना। टेक्नोलॉजी में एक कंप्यूटर, पहले एक जो आदमी था वो ही कढ़ाई घर ही करता था, अब मशीन आ गई है, उसके काम छिन गए, है ना। इम्बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है, लॉस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेटअप। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह से क्या है, हिल चुका है। क्यों? क्योंकि बाहरी कंपनी आ गई है, सस्ते में माल बेच रही है, तो इंडिया के लोगों की जो कंपनीज़ हैं वो उसको उतना पसंद नहीं कर रही। अब आप ये खुद सोचिए, जो डाबर रेड पेस्ट है एंड कोलगेट है, क्लोजअप है, ये डाबर रेड पेस्ट इंडिया की कंपनी है और ये कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट ये सब बाहर की कंपनी है, इंक्लूडिंग ओरल बी। तो आज की इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूज दीज 4 ब्रांड्स एक्सक्लूडिंग योर डाबर रेड टूथपेस्ट एंड पतंजलि प्रोडक्ट्स। ओके, दैट वाज बिकॉज इसी वजह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। बाद आपका थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, ठीक है। तो लेट्स वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।